मुगल एम्पायर एक ग्रेट एक्सटेंट पे पहुंचा था ड्यूरिंग द रेन ऑफ द औरंगजेब। और एक लंबे समय तक औरंगजेब ने हिंदुस्तान पे मुगल सल्तनत की सत्ता को संभाले रखा। एक लंबा डिकेड पार करने के बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में। लेकिन कहा जाता है कि और मुगल रूलर्स के कंपेयर में औरंगजेब का जो शासनकाल था उसमें सबसे ज़्यादा लोग त्रस्त थे, क्योंकि औरंगजेब की जो नीतियां थी वो आम जनता की फेवर में नहीं थी। औरंगजेब को एक जिंदा पीर की उपाधि दी जाती है, यानी वो एक ऐसा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था जो कि पांचों समय की नमाज पढ़ता था। वो अपने खजाने में से अपने ज़रूरत की कोई भी चीज़ों को का एक्सपेंडिचर नहीं करता था। वो अपने घर में लगभग 100 कैप्स रोज, जो नमाज पढ़ते समय जो कैप पहनी जाती हैं, वो 100 कैप रोज बुनता था और उससे जो भी अर्निंग होती थी उससे वो अपना पॉकेट मनी खर्च करता था। उसने अपने दरबार में हर तरह की कला कृतियों को बिल्कुल बंद करा दिया था। उसका मानना था कि जो नाच गाना या जो आर्ट वगैरह है वो सब बेकार की चीज़ें हैं, उसमें पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इस तरीके से उसने जो उसकी नीतियां थी वो बिल्कुल ही लोगों के फेवर से ऊपर थी। साथ ही साथ वो एक ऐसा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था जो कि इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहता था। वो किसी भी दूसरे रिलीजन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता था। तो इन सारी पॉलिसीज़ के चलते वो लोगों के बीच में अनपॉपुलर साबित हुआ। उसके समय के बहुत सारे ऐसे उस समय में बहुत सारे ऐसे अदर रीजनल किंगडम्स थे जो कि अपनी सत्ता को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, जिसमें मुगल्स के बाद अगर नाम आता है किसी का तो वो मराठों का है। मराठा अगर शायद अपने फैमिली रंजिश में ये ना ख़त्म हो चुके होते तो मुगल्स के बाद मराठा एक ऐसे सत्ता थी जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास को बदल सकती थी। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन से और साथ ही साथ इन मराठों के अपने इंटरनल रिवैलरी से ये लोग ख़त्म हो गए थे। अब जो फैक्टर्स थे डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के, वो कई सारे फैक्टर्स माने जाते हैं। हिस्टोरियंस मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री फैक्टर्स थे, कुछ लोग मानते हैं औरंगजेब की पॉलिसीज, कुछ लोग मानते हैं कि वीक एंड इनएफिशिएंट सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, फिर वीक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन,